हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी जरूर सॉल्व कर लेना। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तेलंगाना निम्न में से किस राज्य से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है? तो तेलंगाना दोस्तों उड़ीसा से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। अगला था 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों भारत के 7वें प्रधानमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उन लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक किस सदन में पारित हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ है लोकसभा में। कोई भी बिल होता है दोस्तों तो वो लोकसभा में पहले पारित किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगती है और तब जाके ये बन जाता है एक्ट। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस खनिज कानून संशोधन विधेयक की, यानी मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 की। इसे दोस्तों ये बिल लाने का मेन पर्पज ये था कि जो कोल माइन एक्ट 2015 है और जो माइन एंड मिनरल एक्ट 1957 है, इन दोनों में सुधार करना है, इन दोनों में संशोधन करना। ठीक है, अब जब दोस्तों ये बिल एक्ट बन जाएगा तो जो कोल सेक्टर है उसमें कॉमर्शियल माइनिंग पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और साथ ही साथ में दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोल माइंस की जो ऑक्शन होता है, जो नीलामी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एंड यूज रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये दो बड़े फायदे होंगे खनिज कानून संशोधन विधेयक के कानून बन जाने की वजह से। अब ये बिल कानून कैसे बनेगा? तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में थोड़ा सा हिंट दिया था कि कोई भी बिल हो, कोई भी कानून बनाना हो तो कोई भी बिल पारित किया जाता है पहले लोकसभा में, फिर यहाँ से ये पास होकर जाता है राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में अगर 2/3 मतों से ये पास हो जाता है फिर जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति जब फाइनल मुहर लगा देता है तो फिर वो बन जाता है कानून, यानी कि वो बिल एक्ट बन जाता है। तो संसद के, क्योंकि ये तीनों सदन हैं तो संसद के सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। तो संसद के यही 3 सदन मिल करके कोई भी कानून बनाते हैं। तो ऐसे ही है ये खनिज कानून संशोधन विधेयक। ठीक है, तो अभी ये लोकसभा में बिल लाया गया है। जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, यहाँ से भी जब पास हो गया राष्ट्रपति मुहर लगाएगा तो फिर ये कानून बन जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब लोकसभा आया है तो लोकसभा के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। जैसे लोकसभा दोस्तों ये आम सदन है, निम्न तथा आम सदन है। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो आम जनता द्वारा सीधे चुन करके जाते हैं, इसी वजह से इसे आम सदन कहा जाता है। वहीं राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल अभी कुल सीटें हैं वर्तमान में 543। ठीक है, ओम बिरला जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है अचानक से। ठीक है, अच्छा अभी लोकसभा के जितने भी सांसद हैं और राज्यसभा के भी जो सांसद हैं, ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन लोगों की, इन सब की सैलरी में 30% की कटौती को मंजूरी मिली थी कैबिनेट द्वारा, आपको याद होगा। ठीक है, कोविड-19 के चलते। और एक डिसीजन लिया गया था कि जो सांसद निधि दी जाती है, जो सांसदों को उनके क्षेत्र में विकास करने के लिए सांसद निधि दी जाती है, उसे भी रोक दिया गया है इसी कोविड-19 महामारी की वजह से। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, निकट भविष्य में भारत में कोई भी खेल प्रतियोगिता ना आयोजित होने की घोषणा किसने की? तो अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने घोषणा की है कि अभी हाल फिलहाल में भारत में कोई भी खेल प्रतियोगिता, कोई भी स्पोर्ट इवेंट्स नहीं होगा, खास करके तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, और भी जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जैसे IPL वगैरह हो गए, ये नहीं आयोजित होंगे। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो इसी IPL पर पड़ने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। ठीक है, तो IPL भी नहीं होगा अभी हाल फिलहाल में और अभी निकट भविष्य में कोई भी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत नहीं करेगा। क्यों? कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए। तो इस वजह से किरण रिजिजू जी ने अभी ये बताया है कि हमारा ध्यान अभी फिलहाल कोविड-19 से लड़ने पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों जितने भी हरित ऊर्जा उपकरण हैं या ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं जिनका इंपोर्टेशन किया जाता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि की गई है। कितना? 20%। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घरेलू चीज़ें खरीदेंगे, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाई गई होंगी तो वो चीज़ें खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि इसमें 20% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी मिलेगा इससे, और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको बूस्टअप मिल सकेगा। ओके, आपको दोस्तों पता हो कि भारत जो है वो एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहले पर सबसे बड़ा उपभोक्ता है एनर्जी का यानी ऊर्जा का अमेरिका, सेकंड सबसे बड़ा उपभोक्ता है चाइना, और थर्ड पर इंडिया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो कुछ और भी डिसीजन जो लिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि CAPF कर्मियों का इनका जो भी कैंटीन होता है इसमें स्वदेशी सामान आएंगे। कब से? 1 जून से। उसके बाद अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने 26 ऐसे सैन्य उपकरणों को चुने हैं, सेलेक्ट किया है, जो कि लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा यानी इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कंपनियां होंगी, उनके द्वारा बनाया जाएगा और उनको सेना द्वारा लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और ये सब किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसके? इग्नू की। ठीक है, तो इग्नू का ऑनलाइन MA हिंदी प्रोग्राम शुरू हुआ है, अब से कार्यक्रम ये शुरू हुआ है। ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो इससे पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, इसको भी बूस्टअप मिलेगा, और ये साथ ही साथ इग्नू का जो ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। इग्नू ने दोस्तों साथ ही साथ में और भी कई सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इग्नू है क्या? इग्नू का मतलब होता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना की गई 1985 में। ये लोकेटेड है नई दिल्ली में, और इसके वाइस चांसलर हैं करेंट टाइम पर नागेश्वर राव। कौन है? नागेश्वर राव जी। ओके, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता देश कौन बना? तो दोस्तों दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट PPE किट मैन्युफैक्चरर बन गया है इंडिया। इंडिया पर डे 2.06 लाख PPE किट से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे पहला कौन है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों चाइना करता है। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा PPE किट मैन्युफैक्चर करता है, सेकेंड पर अब इंडिया करता है। PPE किट होता क्या है? PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं? जैसे शू कवर हो गए, ग्लव्स हो गए, ठीक है, आई शील्ड हो गया, मास्क हो गया और गाउन हो गया। तो ये सब मिलकर बनता है एक PPE किट। इसका यूज़ दोस्तों इस समय किया जा रहा है कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए। कोरोना मरीजों के जो संपर्क में लोग रहते हैं उनसे बचने के लिए, जिससे उनके अंदर कोविड-19 का संक्रमण ना फैल पाए, इस वजह से इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसका यूज़ मोस्टली डॉक्टर्स द्वारा और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था शायद कि नौसेना ने एक नौरक्षक नाम का PPE किट डेवलप किया था। नौरक्षक नाम का PPE किट था, उसे भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना लॉन्च की है। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत होगा ये कि मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड्स वितरित किए जाएंगे। मनरेगा जॉब कार्ड, आपको पता होगा मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, और इसके तहत 100 दिन की गारंटी रोजगार प्रोवाइड की जाती है। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। अच्छा, मनरेगा की शुरुआत दोस्तों 2006 से हुई है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए, मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्यों क्यों आया था पिछले दिनों में ये चर्चे में। तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों चरण पादुका अभियान शुरू किया था, मध्य प्रदेश ने दीदी वाहन सेवा शुरू की, मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की, मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना शुरू की,
और मध्य प्रदेश ने ही FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी। मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों देश का पहला ऐसा राज्य बना था जो मिड डे मील राशन को स्कूली छात्रों के घर तक पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, तो स्कूली छात्रों के घर पर देने वाला मिड डे मील का राशन देने वाला ये पहला राज्य बना था। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, स्टैटिक पॉइंट भी जान लेते हैं। अजय कुमार मित्तल जी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। कान्हा किसली नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में ही। अच्छा, मध्य प्रदेश बॉर्डर अपना शेयर करता है किससे किससे? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, मध्य प्रदेश से और क्या क्या हम लोगों ने जाना है? मध्य प्रदेश से हम लोग बात कर चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है कहाँ पर? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी बनी थी लगातार चौथी बार, इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। तो जब झील वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़े थे भोजताल झील के बारे में, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल में शुरू हुआ है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। केरल का एक कार्टून एकेडमी है, केरल कार्टून एकेडमी, उसने ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन को लॉन्च किया है और इसको अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने। किसने? केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने। ब्रेक द चेन कार्टून, ये कैंपेन दोस्तों शुरू किया गया है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, इसके संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद हो शुरुआत में ही ब्रेक द चेन कैंपेन भी केरल ने ही शुरू किया था। तो उसी ब्रेक द चेन कैंपेन की तर्ज पर है ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन। ठीक है, तो इसे केरल कार्टून एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसका नारा भी दिया गया है, इसका नारा है SMS। SMS का मतलब क्या होता है? SMS में S का मतलब होता है दोस्तों साबुन या सैनिटाइजर का यूज़, M का मतलब होता है मास्क का यूज़ और दूसरे S का मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो साबुन या सैनिटाइजर का यूज किया जाए, मास्क का यूज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए। तो इन 3 विधियों से दोस्तों ब्रेक द चेन किया जा सकता है, यानी कि कोविड-19 के चेन को तोड़ा जा सकता है, संक्रमण के चेन को। तो केरल राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। केरल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। केरल ये रहा दक्षिण में भारत में। तिरुवनंतपुरम है यहाँ की राजधानी। पिनरई विजयन है यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। पेरियार नदी परियोजना भी यहीं है। पेरियार नदी भी बहती है, आपको याद ही होगा ये सब। केरल से हम लोग क्या क्या चीज़ें जान चुके हैं? केरल से दोस्तों हम लोग जान चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले चैप्टर में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, कालीकट एयरपोर्ट और कुन्नूर एयरपोर्ट। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं केरल में। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट और कुन्नूर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और क्या है केरल में दोस्तों? पालघाट नाम का दर्रा है, इसे भी दर्रे वाले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, केरल में और क्या है? केरल में झील से वाले चैप्टर में हम लोग जाने थे कि यहाँ पर वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है, ठीक है, और अष्टमुदी झील है। तो ये 3 झील भी है केरल में। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों तमिलनाडु से और कर्नाटका से, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में KKR फर्म्स ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो KKR फर्म ने अभी हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है, इतने का स्टैक खरीदा है और ये टोटल 11,367 करोड़ की डील हुई है, यानी कि 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है KKR फर्म ने रिलायंस जियो में। रिलायंस जियो में दोस्तों ये KKR का एशिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। KKR अभी तक एशिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। KKR है क्या? KKR दोस्तों एक US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है और इसने रिलायंस जियो की 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक ने अभी हाल ही में खरीदी थी, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा FDI था फेसबुक वाला। रिलायंस जियो में दोस्तों बैक टू बैक 5 इन्वेस्टमेंट हुए हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। कौन कौन सी कंपनीज़ ने किए हैं? तो एक तो फेसबुक ने किया दोस्तों, फिर उसके बाद सिल्वर लेक ने किया, फिर विस्टा इक्विटी फर्म्स ने किया, फिर जनरल अटलांटिक ने किया और अब जाकर KKR ने किया है। तो ये 5 बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट हुए हैं रिलायंस जियो में, इसे आपको ध्यान रखना है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, ये एक बार फिर से बन चुके हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया?
तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है। ये इसलिए शुरू किया है जिससे लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड जांच की सुविधा आसानी से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, जगह जगह पर बुखार क्लिनिक खुलवा करके। तो ये क्लिनिक जो होंगे ये गवर्नमेंट भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे, दोनों ही क्षेत्रों के, दोनों ही सेक्टर के क्लिनिक ये उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ग्रहण की? तो अभी हाल ही में त्साई इंग वेन ने दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ग्रहण की है। और सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि भारत के 2 सांसद मीनाक्षी लेखी और राजीव कसवान, इन 2 भारतीय सांसदों के, ये दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं, इन दोनों को शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया था और इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट भी किया है इनके शपथ ग्रहण में। क्लियर है? तो त्साई इंग वेन दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये पहली बार यानी पिछली बार बने 2016 में। ठीक है, और इस बार ये दूसरी बार बनी है। चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं ताइवान है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप इधर आएंगे चाइना के साइड में, तो चाइना के ही पास में इधर पड़ता है ताइवान। ठीक है, चाइना के साइड में ये है ताइवान, ये इधर पूरा चाइना है। ताइवान दोस्तों एक देश तो हम लोग मानते हैं, दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं, लेकिन चाइना इसे बताता है कि ये इसका ही पार्ट है, ये चाइना का ही पार्ट है, ये बताता है चाइना। और यही वजह है कि ताइवान जो है अभी इसको यूएनओ का हिस्सा नहीं मिला है, यानी कि ये यूएनओ का सदस्य देश नहीं है। और जब तक ये सदस्य देश नहीं हो जाता है तब तक इसे प्रॉपर तरीके से कंट्री नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल। तो चाइना इसे दोस्तों बहुत दिनों से अपना एक भाग बताता आया है, मानता आया है, लेकिन ताइवान का कहना है कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्लियर है? ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बताता है। चलिए इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है ताइपेई। क्या है? ताइपेई है। और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। क्लियर है? तो बस दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अभी कल मैंने मार्च मंथ की डेज और थीम की वीडियो अपलोड की हुई है, तो मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी थीम हैं, उन सबकी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और आज शाम को 6 बजे अप्रैल मंथ की डेज एंड थीम की वीडियो आएगी, तो आप लोग उसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डेट एंड थीम से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था, यानी इसकी थीम आपको बतानी है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया है। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं आदिल खान, चंद्रकेतु कुमार, मनु पांडे, सुरभि गुप्ता, मोहम्मद जारिफ, हर्ष सोनी, संजय मिश्रा, राहुल कुमार, अभिषेक मिश्रा, शुभम यादव, महेंद्र हेम्ब्रोम, नीलेश पटेल, रेणु यादव, शांति प्रिया, वंदना अग्रवाल, नेहा जायसवाल। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना ज़रूरी है, उससे आपका रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।